नमस्कार साथियों। कक्षा 12वीं विषय रसायन विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आपकी स्क्रीन के सामने है। समय दिया गया है 3.25 घंटे और जो पूर्णांक है वो 40 अंक का है। तो इस प्रश्न पत्र को हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एम की बूस्ट यूट्यूब चैनल पे आए वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्लास 12 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो समय पर और सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 1, हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है? C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C6H5SO2Cl। क्वेश्चन नंबर 2, इसका रासायनिक नाम भी आप याद कर लेना। रासायनिक नाम क्या होता है इसका? हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिस्टेमिन की तरह कार्य करती है, अर्थात प्रतिस्टेमिन औषधि कौन सी है? टर्फेनाडिन, सेट्रिजाइन, क्लोरफेनिरामिन और उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रतिस्टेमिन, अर्थात प्रति एलर्जी औषधि के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? टर्फेनाडिन का। किसका? टर्फेनाडिन का। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन में पुटअप कर रहा हूँ कि प्रतिस्टेमिन औषधियों के 2 एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखे हैं, जिसका एक एग्जाम्पल तो गया टर्फेनाडिन और दूसरा एग्जाम्पल क्या है वो आंसर कमेंट्स में बताइए, जिससे मुझे भी पता चले कि आपकी स्टडी है तैयारी वो कैसी चल रही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपर पायराइट में उपस्थित धातु होती है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कॉपर पायराइट का फॉर्मूला क्या होता है? CuFeS2, कॉपर और आयरन। तो ये हो गया कॉपर और ये हो गया आयरन। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए और ब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? स। क्वेश्चन नंबर 4, गैल्डोनियम Gd हेतु सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जो गैल्डोनियम का परमाणु क्रमांक होता है 64 और इसका प्रतीक होता है Gd। ठीक है, इससे पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है? जिनोन आती है। और इसके बाद क्या आएगा आपका? 4F 5D 6S। अब आपको पता है कि गैल्डोनियम की बात करेंगे तो सबसे पहले एस में कितने बनेंगे? 2। तो जिनोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 54। तो 54 2 56 और डी में एक इलेक्ट्रॉन आता है कितने में? 57। अब 64 में से 57 गए तो कितने बच गए? 7। तो इस एफ में कितने आएंगे? 7। तो गैल्डोनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 4F7 5D1 6S2। देख लो कौन सा इसका मिलान कर रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, NH4NO3 को आपने गर्म किया तो क्या बन गया? जल का अणु। जल का अणु। तो यहाँ पर आपको ये पूछा उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो यहाँ उत्पाद के रूप में जो X है, X के रूप में क्या बनता है? N2O। काफ़ी इंपॉर्टेंट और कमेंट्स में पूछना चाहूँगा कि इस N2O का रासायनिक नाम क्या होता है? N2O उत्पाद क्या बनेगा? N2O और इस N2O का नाम क्या होता है? इसके बाद तो थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाओगे तो जब हम इन क्वेश्चन के आंसर पुटअप कर रहे हैं तो साथ में उससे रिलेटेड हर चीज़ हमें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछ लिया जाए हम उसका आंसर बता सके। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कैंसर के उपचार हेतु नामक संकुल का प्रयोग होता है। देखो सबसे पहली बात तो याद रहा है, कैंसर के उपचार में जिस संकुल का प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है सिसप्लाटिन। सिसप्लाटिन फॉर्मूला क्या होता है? PTNS3 2Cl2। ये इसका संपर्क रूप होता है। तो सिसप्लाटिन इसको बोलते हैं। अब सीधी बात है कि इसमें धातु क्या है? Pt। तो कौन से संकुल? प्लेटिनम नामक संकुल का प्रयोग किया जाता है। या सिसप्लाटिन ऐसे कह लोगे, कैंसर के उपचार हेतु सिसप्लाटिन नामक संकुल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें केंद्रीय धातु क्या होती है? प्लेटिनम होती है। अगला क्वेश्चन है, SN1 अभिक्रिया अधिक स्थान पदों में होती है परंतु इसकी कोटि। देखो SN1 वह अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में कितना अणु भाग ले? 1, अर्थात इसकी कोटि कितनी होती है? 1 होती है। अब कितने पदों में संपन्न होती है? 2। तो बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए, SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है परंतु इसकी कोटि
1 होती है। इसके पश्चात अब हम बात करते हैं कीटोन के कार्बोनिल समूहों में उपस्थित कार्बन संकृत। जो कीटोन में कार्बोनिल समूह का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ क्या जोड़े होते हैं R, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, अर्थात इसमें संकरण कौन सा हो गया, sp2। तो कार्बन sp2 संकृत होता है, बिल्कुल याद रखना, कीटोन के कार्बोनिल समूह में उपस्थित कार्बन sp2 संकृत होता है। इसके पश्चात अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अति लघुत्मक क्वेश्चन की ओर। हार्डी-सुलजे का नियम का कथन लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी स्पेस कम है, तो इसका आंसर मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया, वहाँ से आप इसको समझ लें, अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाएगा। इसके बाद अगर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गैल्वेनीकरण में प्रयुक्त धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो गैल्वेनीकरण का मतलब क्या होता है कि यशद लेपन का आपने नाम सुना होगा कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक धातु का ऊपर लेप कर दिया जाता है, हल्की सस्ती धातु का लेप कर दिया जाता है जिससे उसके जंग न लगे। तो गैल्वेनीकरण में हम किस धातु का, जिंक धातु का उस पर लेप करते हैं। अब जिंक धातु का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो जिंक का जेडन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30। इससे पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है, आर्गन। और डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो भी प्रथम संक्रमण से, तो क्या होता है 3d4s। तो आर्गन का होता है 18, 18 2 20 और 10 और बच गए, तो डी में कितना है 3। तो जिंक का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, आर्गन 3d10 4s1। अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप जरूर बताइए, और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उसका भी आप आंसर बताने की कोशिश करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन की आपको क्या बनानी संरचना, जो क्रोमियम कितना होता है 2, तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाई जाती है Cr 1 ऑक्सीजन फिर Cr। अब देखो कुल ऑक्सीजन कितने 7, तो 7 में से 1 तो यहाँ आ गया, कितने बच गए 6, तो 3 इसके साथ जोड़ेंगे और 3 इसके साथ, तो 1 ऑक्सीजन 2 3 और सेम कंडीशन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन। अब सीधी सी बात है कि इस पूरे पर कितना -2 है, तो उस पूरे को इस प्रकार से कोष्टक में हमने बंद किया और ये क्या लगा दिया 2 के। तो ये क्या बन गया आपकी Cr2O7 2 को हम बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। तो ये डाइक्रोमेट आयन की क्या बन गई संरचना। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है डीएनए और आरएनए में 2 अंतर। सबसे इजी क्वेश्चन, इसमें तो कोई परेशानी ही आपकी नहीं होनी चाहिए। तो डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, इधर लिख देता हूँ डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है और आरएनए में इसके नाम से क्लियर है कौन सी शर्करा हो जाएगी, राइबोज शर्करा। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। दूसरा कि डीएनए में आपको पता, डीएनए में एक थायमिन पाया जाता है और आरएनए में थायमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है। क्लियर होना चाहिए कि डीएनए में थायमिन पाया जाता है और आरएनए में उस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। इसके अलावा जो डीएनए है वो आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि आरएनए क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। 2 अंतर हमने 3 कर दिए। डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होता है और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जैव निम्नीकृत बहुलक के 2 उदाहरण दीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैव निम्नीकृत बहुलक का मतलब ऐसे बहुलक जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा विखंडन हो जाता है। एक तो आप लिख सकते हो PHBV, दूसरा हम ये लिख देते हैं नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6। तो जैव निम्नीकृत बहुलक के 2 उदाहरण की बात करें तो एक तो जगह PHBV, दूसरा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन है कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनेगा, PHBV का पूरा नाम क्या होता है। जल्दी से आप कमेंट्स में बता दीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले दिनों में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त हो सके। तो जैव निम्नीकृत बहुलक के 2 उदाहरण की हमने बात की, पहला PHBV, दूसरा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। यहाँ मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया है PHBV का पूरा नाम क्या होता है। अगला डेटोल के मुख्य संगठक के नाम लिखिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डेटोल के मुख्य संगठक। तो डेटोल के 2 मुख्य संगठन होते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 8 हो गया। तो एक का तो नाम होता है आपका
क्लोरोजाइलिनोल, एक का तो नाम कह दिया मैंने क्लोरोजाइलिनोल, दूसरे का टर्पिनिओल। तो एक को मैंने नाम दे दिया क्लोरोजाइलिनोल, दूसरे का नाम हो गया टर्पिनिओल। इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है? डेटोल। अब यहाँ से एक और अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है, साबुन में प्रतिरोधी गुण बढ़ाने के लिए कौन से पदार्थ को मिलाते हैं? अगर आता है तो कमेंट्स कर दीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट से मुझे लगता है कि आपको केमिस्ट्री कितनी आती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 तो काफ़ी इजी है। एक फलक केंद्रित जालक में ए परमाणु प्रत्येक कोने पर और बी प्रत्येक फलक पर, यदि एक बी परमाणु हटा दिया जाए यौगिक का सूत्र क्या होगा? देखो सीधी सी बात है, फलक केंद्रित की बात कर रहा है, कोने कितने होते हैं? 8, एक कोने पे हिस्सा होता है 1/8। क्लियर हो गया? तो कितना हुआ? 1। तो इसका मतलब ए परमाणु की संख्या कितनी हो गई आपकी? 1 हो गई। बी कहाँ है? फलक पर। फलक कितने होते? 6, एक फलक का हिस्सा होता है 1/2, तो कितने हुए? 3। तो बी परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 3। अब उसने कह दिया कि इसमें से एक बी परमाणु को हटा दिया है, तो बी परमाणु की अब संख्या कितनी बच गई आपकी? 2। तो अब तो आप इसका सूत्र लिख सकते हो। तो जल्दी से इसका सूत्र है वो कमेंट्स में बता दें, देर नहीं करनी, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से। इसके बाद अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न सेल हेतु ई सेल ज्ञात करें। आपको एक इक्वेशन दे दिया। अब सीधी सी बात है कि ये इसको बोलते हैं सेल आरेख। तो सेल आरेख में जो पहले लिखा होता है वो तो कार्य करता है एनोड की तरह, और बाद वाला कार्य करेगा किसकी तरह? कैथोड की तरह। और देखो एनोड में सदैव क्या होता है? एनोड का होगा ऑक्सीकरण, और कैथोड का क्या होता है? अपचयन। अब आपको सवाल में क्या ज्ञात करना है? ई सेल ज्ञात करना है। तो ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। तो कैथोड का इलेक्ट्रॉन विभव कितना दिया आपको? 0.34, माइनस एनोड का -0.76, तो -0.76। दोनों को जोड़ते हो तो माइनस माइनस प्लस, अब जोड़ोगे तो कितना जगह? 1.1 वोल्ट। तो इस सेल का सेल विभव ई सेल कितना गया? 1.1 वोल्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन है प्रतिलोम प्राशन क्या होता है? उपयुक्त चित्र बनाइए। अभी मैंने ही एक केमिस्ट्री का एक और अन्य हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर आपको हल करवाया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तभी तो कहता हूँ कि इन पेपरों में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और अगर आप 5-7 हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हल कर लोगे तो आप वाले एग्जाम में उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्रतिलोम प्राशन क्या होता है? उपयुक्त चित्र बनाइए। इसका आंसर मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्रव्यरागी और द्रव्य विरोधी कोलाइड की तुलना कीजिए। देखो द्रव्यरागी का मतलब हो गया द्रव्य स्नेही, और द्रव्य विरागी मतलब द्रव्य विरोधी, दूसरे शब्द से द्रव्य विरोधी। तो ये तो हो जाएगा द्रव्यरागी का मतलब द्रव्य स्नेही कोलाइड, विरागी का मतलब द्रव्य विरोधी कोलाइड। तो द्रव्य स्नेही कोलाइड होते हैं, इसमें परिक्षेपण माध्यम और परिचित प्रावस्था के मध्य स्नेह होता है, जबकि इसमें प्रतिकर्षण होता है। ये स्थायी होते हैं, ये कम स्थायी होते हैं, इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता, इनका स्कंदन आसानी से हो जाता है। तो इनका आप आंसर कैसे लगोगे वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, वहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके पी ब्लॉक वाले चैप्टर में से लिया गया है। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए कि जिंक की क्रिया HNO3 तनु के साथ करवानी। ध्यान रखना कि यहाँ तनु के साथ अभिक्रिया अलग होती है और सांद्र के साथ अभिक्रिया अलग होती है। तो जब तनु के साथ अभिक्रिया कराओगे तो आपका जो उत्पाद है वो ये बनेगा, यहाँ लिख रहा हूँ ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस N2O, ये बनता है। अब इक्वेशन को आपको इक्वल करना है, संतुलित करना है। तो इसके तो हमने ले लिए 4 अणु, यहाँ इसके कितने अणु की आवश्यकता होगी? 10 की। यहाँ 4 लिए तो ये भी कितने हो गए? 4। ये कितने हो जाएंगे आपके? 5। तो इक्वेशन मैंने बता दी है, इस हिसाब से इसको इक्वल कर सकते हो। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया आपने किससे कराई? क्लोरीन से। तो देखो ये हो गया भुजावत चूना, और भुजावत चूने की क्रिया जब क्लोरीन से करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? CaO
Cl2 प्लस यहाँ से जल का अणु बाहर निकल गए। अगर रिएक्शन समझनी है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, CaOH और क्रिया करवा दी आपने Cl2 से, तो यहाँ से ये क्या हो गया, जल का अणु बाहर चला गया, तो क्या बन गया CaOCl2। तो CaOCl2 इसको हम क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। अब काफ़ी देर हो गया आपको वीडियो देखते हुए, तो एक कमेंट्स करके बता दीजिए विरंजक चूर्ण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग हम कहाँ करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कमेंट्स कीजिए तब तक हम आगे बढ़ते हैं। निम्न के क्रम को स्पष्ट कीजिए। देखो SN1 अभिक्रिया के लिए हमें बताना, देखो यहाँ पर जो Cl जुड़ा है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से जो Cl जुड़ा है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। तो आपने पढ़ा होगा कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, 2 डिग्री की उससे कम और 1 डिग्री की सबसे कम। तो अगर इन दोनों में अगर हम बात करें तो ये जो कंपाउंड है 2 डिग्री एल्किल क्लोराइड वो SN1 के प्रति अधिक क्रियाशील होगा। तो इन दोनों में से अधिक क्रियाशील कौन सा होगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, देखो ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये Cl और ये ब्रोमाइड है। तो SN2 हो या SN1 हो, अगर इनमें अगर एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम देखें तो एल्किल आयोडाइड की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, उससे कम एल्किल ब्रोमाइड की, उससे कम एल्किल क्लोराइड की और सबसे कम एल्किल फ्लोराइड की। तो इन दोनों में SN2 के प्रति अधिक क्रियाशील कंपाउंड कौन सा होगा, आपका ये कंपाउंड होगा। उम्मीद है ये चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन आपको समझ गए होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके एल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर से पूछा गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और कन्फ्यूजन भी होता है कि निम्न यौगिकों को HI के साथ गर्म करने पर क्या उत्पाद प्राप्त होगा। तो सीधी बात है कि अगर इसको हम HI के साथ क्रिया करवाएंगे तो देखो इसको याद रखना HI, तो इसके HI के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो देखो ये I तो इसके साथ जुड़ेगा और ये H यहाँ जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन वाले CH2OH और I इसके साथ जुड़ जाएगा तो बेंजीन वाले और OH। तो ये तो हो गया आपका फिनोल। अब इसका नाम जानते होंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेंजिलिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, बेंजिलिक, ये बेंजिल एल्कोहल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि अब अगर इसकी बात करें अगर इसकी बात करें तो सीधी सी बात है कि वही HI के साथ क्रिया कराओगे तो ये S तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये तो बन जाएगा आपका मेथिल एल्कोहल, और I इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3 और यहाँ पर I। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया, और अगर नहीं समझ में आए तो अपनी जो एल्कोहल फिनोल ईथर, जहाँ ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं उसके अंदर ये टॉपिक दे देगा, वहाँ से आप इसको समझ लेना। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न को स्पष्ट कीजिए। तो जलीय विलयन में 2 डिग्री एमीन सबसे अधिक स्थायी होता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो तिरविम बाधा और एक पैनिक प्रभाव, दोनों प्रभाव लागू होते हैं, और ये दोनों प्रभाव सबसे ज़्यादा किसके लिए उपयुक्त होते हैं, 2 डिग्री एमीन के लिए। जलीय विलयन में देखो पैनिक प्रभाव तो लागू होगा, उसके साथ तिरविम बाधा भी लागू होते हैं, तो ये दोनों प्रभाव सबसे बेस्ट किसके लिए अप्लाई होंगे, 2 एमीन के कारण। इस कारण से 2 डिग्री एमीन होता है वो अन्य एमीन की तुलना में जलीय विलयन में अधिक क्षारीय होता है। इसके बाद देखो आगे हम बात करें, एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण मेटा उत्पाद बनाता है। देखो एनिलीन का नाइट्रीकरण करेंगे, इसका मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। किससे करवाएंगे, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। तो सीधी सी बात समझना कि एनिलीन का जब नाइट्रीकरण करते हैं अम्लीय माध्यम में, तो ये एक प्रोटॉन ग्रहण करके एनिलीनियम आयन बना लेता है। एनिलीनियम आयन बना लेता है जो मेटा निर्देशी होता है। जो क्या होता है, मेटा निर्देशी। इस कारण से मेटा उत्पाद भी बनता है। अब इसका आंसर आप कैसे लिखोगे वो मैंने आपके स्क्रीन पे लगा दिया है, वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद अब खंड स जो दिया गया है, इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन दिए गए और तीनों क्वेश्चनों में अथवा में ऑप्शन दिया गया है। तो उन अथवा में से आपको एक क्वेश्चन करना होता है दोनों में से। तो चलो इसका पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। NiCl4 2- अनुचुंबकीय है, जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय। देखो क्या होता है कि Cl क्या होता है, दुर्बल लिगेंड,
और दुर्बल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, जिसके कारण NiCl4 के पास क्या मिल जाता है, एगमित इलेक्ट्रॉन। और एगमित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी प्रकृति क्या होती है, अनुचुंबकीय होती है। जबकि NiCO4 CO कार्बोनिल कैसा लिगेंड होता है, परबल लिगेंड। परबल लिगेंड होने से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, इस कारण से सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, युग्मित। और जब सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो मैंने चैप्टर नंबर 9 यूट्यूब पर कंप्लीट करवा रखा है, वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने डिटेल से समझाया, वहाँ आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है MnBr4 का प्रचलन चुंबकीय आघूर्ण 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन है, समझाना। देखो मैग्नीज है Mn, इसमें मैग्नीज क्या है, +2 में। अब +2 कंडीशन में मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है आपका, देखो तो S के 2 निकल गए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। तो इसमें Mn2+ में मैग्नीज में एगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 5। तो N का मान कितना हो गया, 5। तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, √N+2 होता है। तो म्यू बराबर N का मान कितना दिया आपको, 5, 5 + 2। अब इस पूरे को हल करोगे तो आपका आंसर 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या होती है, बोर मैग्नेट्रॉन आती है। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए MnBr4 में मैग्नीज का ऑक्सीजन अंक कितना होता है, +2 होता है। इस कारण से इसमें एगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 5। और एगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या जब 5 होगी तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना, 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो आपकी स्क्रीन के सामने। तो इसके बाद देखो जो क्वेश्चन नंबर 17 किया था उसका 8वां पोर्शन, तो दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। एक मैंने करवा दिया है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए दोनों करवाना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18, एक तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसमें T75 = 2 T50 दूसरा ये। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ये उसकी तुलना में ये यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आता है, और न्यूमेरिकल आने पर अपने केमिस्ट्री वालों के, बायो ग्रुप वालों को काफ़ी परेशानी हो जाती है। पहला क्वेश्चन तो ये समझो क्या है, दर नियतांक व ताप के मध्य संबंध वाला समीकरण दीजिए। तो देखो दर नियतांक और ताप के मध्य संबंध किसने दिया था, आर्रेनियस ने दिया था, आर्रेनियस ने। और अब यहाँ पर आपके माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए कि आर्रेनियस समीकरण क्या थे। तो आर्रेनियस ने समीकरण क्या दिया था, K = A e⁻ EA/RT आ गया होगा। K = A e⁻ K क्या था, वेग नियतांक। जो दर नियतांक आप कह रहे हो A चरघातांकी या आर्रेनियस नियतांक कहते हैं, EA सक्रियण ऊर्जा, R गैस नियतांक और T ताप। तो ये क्या आ गया, दर नियतांक और ये ताप के मध्य संबंध। अब जो अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 293 केल्विन से 313 केल्विन तक गर्म करने पर अभिक्रिया वेग 4 गुना हो जाता, तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करनी है। जो सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला एक ही है अपना कि log K2/K1 = 2.303, यहाँ जगह log K2/K1 बराबर, यहाँ जगह EA नीचे आएगा 2.303 R, और यहाँ तक T2 - T1 और नीचे T1 T2। अब ये आंकड़े आपको रखना, देखो T1 क्या है 293, T2 है 313, और बाकी देखो सक्रियण ऊर्जा हमें E का मान ज्ञात करना। अब देखो यहाँ पे एक बात समझना कि समझने की बात करें, K2 क्या होगा, 4 गुना है तो 4K1 हो जाएगा, 4 गुना दिया। अब देखो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं, log, थोड़ा इसको झले लेते हैं, समझना चाहिए कि log, देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा नीचे हल करवा रहा हूँ यहाँ पे कि, तो ये क्लियर होना चाहिए कि T1 आपको सवाल में क्या दे दिया, 293 केल्विन, T2 क्या दे दिया आपको, 313 केल्विन। अब कह रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग 4 गुना, इसका मतलब जो K2 है वो K1 की कितना हो गया, 4 गुना हो गया। अब ये फॉर्मूला क्या था इसका, log K2/K1 बराबर EA/2.303 R T2 - T1
T1 T2 ये था आयनिक सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब देखो K2 का मान आपने कितना लिखा है फॉर K1, तो कर लो log फॉर K1 अपॉन K1, ये का मान अपने ज्ञात करना है 2.303। अब देखो R क्या होता है, गैस नियतांक मान फिक्स होता है, तो मैंने लिख दिया 8.314। अब आगे देखो T2 कितना है 313, T1 293 मल्टीप्लाई 313। अब इस पूरे को आप कैलकुलेट करके यहाँ से ई का मान निकाल सकते हो। K1 से K1 कैंसिल हो गया, log 4 का मान आप जानते ही हो, और इसको कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पर आपकी सक्रियण ऊर्जा का मान आ जाएगा। तो इसे हल करके मुझे बताना है कि यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा का मान आपने कितना प्राप्त किया। बाकी कैलकुलेट कैसे करोगे, फॉर्मूला कैसे लगाओगे, वो चीज़ मैंने समझा दी है, बस केवल आपको इसको कैलकुलेट करके आंसर बताना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो हेलोफ्रोम अभिक्रिया, क्लीमेंसन अभिक्रिया, एल्डोस संघनन अभिक्रिया और केनिज़ारो अभिक्रिया, ये इसके अपोजिट में क्वेश्चन दे दिया है। तो चैप्टर नंबर 12 की जितनी भी नेम रिएक्शन है वो मैंने अलग से उसकी एक एमकी बूस्टर यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ जाके इन चारों रिएक्शनों को समझ सकते हो। उम्मीद है ये हाफ ईयरली का पेपर आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा और इससे काफ़ी क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में रिपीट भी हो सकते हैं। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए पेपर के साथ।